हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास अगेन 2020 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। क्या बोल रखा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज आर ट्रू। इन्होंने हमें इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट आने की संभावना बनी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके उठाना स्टार्ट कर देते हैं और चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर कौन सा हमारा ऑप्शन सही आ रहा है और कौन सा हमारा नहीं सही आएगा। हमने पहला ऑप्शन ले लिया। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, x cos x dx का, और हमें चेक करना है कि इज इट कमिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 और नॉट। देखो, इसको सिंपल से समझने का तरीका ये है कि अगर हम इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, अगर हमने x cos x को बाय पार्ट से अगर इंटीग्रेट कर दिया तो हमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना पड़ेगा, cos x को, सेकंड मानना पड़ेगा x को। जैसा कि अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, cos x को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x, और x को एज इट इज रखेंगे। देख लेते हैं एक बार। तो अगर हमने इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin x इंटू एक्स माइनस साइन x, और फिर इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब हमने इस पूरे का ही इंटीग्रेशन करा तो साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि कितना होता है, माइनस का cos x। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, साइन x इंटू एक्स माइनस प्लस हो जाएगा cos x, और इसके ऊपर लिमिट कितनी लगी हुई है, 0 से लेकर 1 तक। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम लिमिट लगा देते हैं ना इसके अंदर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, साइन 1, और ये तो 1 हो ही जाएगा जब हमने अपर लिमिट को लगाया, प्लस cos 1, और माइनस में जब हम ये 0 लगाएंगे तो देखो ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास ऐसी सी कुछ एक वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को एजम्पशन बेस पर कैलकुलेट करना कि भाई इतनी वैल्यू होगी, या cos 1 की इतनी वैल्यू होगी, या sin 1 की इतनी वैल्यू होगी, क्योंकि 1 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियंस को। तो हम बिल्कुल बेसिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो आपने लिमिट्स के अंदर या सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सीरीज पढ़ी थी किसकी, साइन की एंड कॉस की। तो क्योंकि हम इस पर्टिकुलर बेसिस पर, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के बेसिस पर इसकी वैल्यू को 3/8 के कंपैरिजन में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं तो हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के मेथड को नहीं अडॉप्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम साइन और कॉस की जो सीरीज हुआ करती थी उनका यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि उन सीरीज के अंदर हम केवल और केवल x को ही देख पाते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये करके हमने देख लिया कि इससे कहीं कोई फायदा हमें नहीं हो रहा है। अगर हमें याद आए, cos x की सीरीज हुआ करती थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। मतलब इवन नंबर टाइप के ये जो पार्ट्स हैं ये चलती चली जाएंगी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाती है। इसी तरीके से हमारे पास sin x की भी सीरीज हुआ करती थी। क्या होती थी वो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये ऑड पार्ट्स के अंदर आगे बढ़ती चली जाती है। और फैक्टोरियल तो आप लोग जानते ही हैं, अप टू इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है। जहाँ जिस बच्चों को ये बात समझ में आई कि हाँ यार एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा होता है और इनका यूटिलाइजेशन करके हम अपने इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सुगम बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बच्चे का जीवन भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो कैसे, अगर आप इस इंटीग्रेशन के अंदर x को तो एज इट इज रखा, और cos x को भाई हम देख रहे हैं, cos x की ये पूरी की पूरी सीरीज है, तो हम cos x को यहां से बोल सकते हैं cos x is greater than equals to 1 minus x square by 2। हम ज़्यादा हायर टर्म्स को ले ही नहीं रहे, स्टार्टिंग केवल 2 ही टर्म्स को ले रहे हैं। तो अगर हम cos x के लिए ऐसा बोल देते हैं कि cos x इक्वल टू में, तो भाई ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता ही आता है, ये सभी को पता है। एक्सपेंशन हमें याद होने चाहिए, लिमिट की वजह से भी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की वजह से भी। लेकिन अगर हम cos x के लिए अगर कुछ लिखना चाहें ऐसे ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में, तो हमें समझ में आ रहा है कि cos के लिए हम बोल सकते हैं कि cos
इन दो क्वांटिटी से तो बड़ा ही है कम से कम, या इक्वल टू आ सकता है किस केस के अंदर, जब x इक्वल टू 0 हो जाए तब हमारे पास। तो हम इस चीज को समझेंगे कि जैसे हमने ये कंपैरिजन इसका निकाला केवल और केवल दो स्टार्टिंग की टर्म्स को लेकर, हमारा ये प्रॉब्लम देखो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं कि दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, और लिमिट तो भाई सेम टू सेम रहेंगी ही रहेंगी। तो हम यहां पर अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए हम इक्वल टू साइन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन तो ये लग ही रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ये कितना हो रहा है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब बाय का 2, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें 0 से लेकर 1 तक। ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास बन के आ रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय का 2, और ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और पहले से ही 2 अवेलेबल है तो ये कितना हो जाएगा 8। इसके अंदर हमें लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखेंगे जब अपर लिमिट लगाएंगे केवल तभी ये एप्लीकेबल हो पा रहा है, तभी ये कुछ वैल्यू दे पा रहा है, क्योंकि अगर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो कितना हो रहा है 1/2 माइनस का 1/8। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4, ये भी 1, ये हो जाएगा 4/8, और ये 1/8, 4 माइनस 1 3, तो कितना आ रहा है हमारे पास 3/8। तो यहां से हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दिस मच था, और दिस मच की वैल्यू कितनी आ रही है 3/8। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3/8। तो हम देख पा रहे हैं कि यार यहां पर भी 3/8 ही बोल रखा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही सीधे सीधे तरीके से कितना आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, 3/8 वैल्यू दे रहा है एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हम सेकंड एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। कितना हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक x इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स की सीरीज भी भाई हमें पता है, तो हम साइन एक्स की सीरीज को जब हम लिखेंगे तो हम साइन एक्स के लिए भी तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल की बजाय इस 3 फैक्टोरियल को हम थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देते हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6। बस इतने से ही बस हमारा काम हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। इसको बस हम थोड़ा सा ध्यान से लिख देते हैं, ये 6 हो गया, dx हो गया। बस अब हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन के लिए भाई मैं इक्वल टू का साइन लिख रहा हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन का 6 dx। इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो ध्यान से देखेंगे कितना हो रहा है, x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 5 अपॉन में 5 आ रहा है, और पहले से 6 अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और लिमिट कितनी लग रही है 0 से लेकर 1 तक। अगेन वही बात कि अगर हम 0 लिमिट को अगर पुट कर रहे होते तो यहां पर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा होता, तो केवल और केवल अपर लिमिट को रखने से ही हमारा आंसर आ रहा है। वो कितना हो रहा है जब हमने अपर लिमिट को रखा 1/3 माइनस का 1/30, और कितने आसानी से यहां पर हमारे पास ये आंसर आ पा रहा है। 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 9 हो गया, तो 9/30, या आप इसे 3/10 भी बुला सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल टू साइन तो केवल इस एक्सप्रेशन के लिए लगा था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या बोल पा रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक जब हमने इंटीग्रेट करा x साइन x dx को, तो वो क्या था ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन आ रहा था, और इस दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 3/10। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/10। तो यहां से हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल ही आसानी से आप, अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो बिल्कुल आसानी से आप इसके जवाब को दे पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से हमारी जो कैलकुलेशन है आगे पीछे हो रही है। इन दोनों को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इनके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की।
तो अब हमने इनके थर्ड पार्ट को उठा लिया। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इसमें बोल रहे हैं विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सिंपल से हमने फिर से वही अपना फंडा लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स, एंड कॉस एक्स की हमने यही वैल्यू को ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, और इस एक्सप्रेशन के लिए इक्वल टू लगा के लिख रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन का 2 और dx, और इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, यहाँ पर देखेंगे एक्स की पावर 5 अपॉन का 5, तो नीचे कितना हो जाएगा 10, एंड जब लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक तो हम देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन कितना बन रहा है हमारे पास, 1/3 माइनस का 1/10, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 7 अपॉन का 30। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 7/30 आ रही है। समझ में आती है इतनी बात, लेकिन 7/30 1/2 से छोटा है, तो ऐसे में हमें समझ में आ रहा है कि शायद इसकी वैल्यू 1/2 से भी बड़ी आ रही होगी। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू का भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी रह सकती है, 1 रह सकती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर cos x वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसकी जो ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है वो तो क्या आ रही है, 7/30, लेकिन अगर इसके लिए हम इसकी लेस देन इक्वल टू वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर से ही छोटी, लेस देन या इक्वल टू बैठेगी, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 1। बस इस पॉइंट को अगर हमने अपने दिमाग में रखा तो हमारे लिए एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर अगर हम लिमिट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो हम देख रहे हैं कि इसकी लेस देन इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, 7/30। तो अगर हम एक छोटी सी नंबर लाइन को अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमें समझ में आ रहा है, अगर ये 0 0 पॉइंट है, 7/30 यहाँ कहीं पर आ रहा है, 1/3 यहाँ कहीं पर आ रहा है, तो 1/2 तो भाई यहाँ कहीं पे आएगा ना। मतलब जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कहीं पर कर रही है, 1/2 तक बेचारे जंप कर ही नहीं पाया ये एक्सप्रेशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमें क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसी तरीके से अब हम लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जब हमने लास्ट ऑप्शन को लिया 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, तो हम इसके लिए भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से अगर हम वैल्यू ले लेते हैं साइन एक्स की, जो कि कितनी है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन का 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, तो यहां पर सबसे पहले तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेते हैं वो कितनी आ रही है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक के इंटीग्रेशन में। इसके लिए जब हमने इक्वल टू साइन लगाया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 6, इस पूरे का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1, तो ये कितना हो रहा है, इंटीग्रेट कर दिया बस अब हमने डायरेक्टली, कितना हो रहा है, एक्स की पावर 4 अपॉन का 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन, देखो एक 6 तो है ही और एक 6 इसकी वजह से आएगा, तो टोटल कितना हो गया 36, और लिमिट कितनी लग रही है 0 से लेकर 1 तक। देखो 0 की लिमिट से तो पूरा का पूरा 0 0 ही हो रहा होगा, तो अपर लिमिट से ही काम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से करा, 36 माइनस 4 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 36, ये हो रहा है हमारे पास 8 टाइम्स एंड 4 से 2 टाइम, एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2/9, और हम देख रहे हैं कि हमसे यही बोला गया था कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स के इंटीग्रेशन को जब हम 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आनी चाहिए, 2/9, और वही ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है।
तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू के लिए इक्वल टू साइन लगा रखा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 क्या आ रहा है हमारे पास 2/9। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। यहां से हमें समझ में आता है कि हमारे इन चारों ही ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।